अब तक हमने देखा कि जाह्नवी और आरव उसके टी हाउस में जाते हैं और वहाँ पे बातें कर ही रहे होते हैं जब देवराज जी भी वहाँ जाते हैं। देवराज जी जाह्नवी से बहुत सारी बातें पूछते हैं, उसे अपनी बातें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जाह्नवी अभी भी उनसे यही जानना चाहती थी कि उसकी माँ के साथ ऐसा क्यों किया गया। देवराज जी उससे प्यार से लेकिन एक वार्निंग भरी टोन में फ्राइडे को एंगेजमेंट पार्टी में आने का न्योता दे के जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आरव भी उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर वो जाना चाहती है तो वो उसके साथ चलेगा, उसका बैकअप बन के जाएगा ताकि कोई उसे चोट ना पहुंचा सके। अब आगे जाह्नवी अपना सर नीचे करे खड़ी थी और आरव उसे ही देख रहा था। उससे रहा नहीं गया और उसके हाथ सीधा जाह्नवी के सर पे उसे थपथपाने के लिए चले गए। फिर उसे प्यार से अपनी बाहों में खींच के टाइटली हग किया। कितने साल की हो तुम? अब मैं तुमसे कुछ कह भी नहीं सकता, है ना? मैं कुछ कहता हूँ और तुम गुस्सा हो जाती हो। बीवी जी, आपको अपना गुस्सा ठीक करना पड़ेगा। तो जाह्नवी ने कहा, मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ। और इतना कह के उसने भी आरव को वापस हक कर लिया। ठीक है, मैं तुमसे आर्ग्यूमेंट नहीं करूँगा, लेकिन तुम भी थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। चीज़ों का इतना स्ट्रेस मत लो और जल्दी से अपना काम कंप्लीट करो। फिर मैं तुम्हें बाहर टाइम पास करने के लिए लेके जाऊँगा। इतना बोलकर आरव वापस उसका सर एक बच्चे की तरह थपथपाता है। वो मुड़ा और बुक शेल्फ को साफ करने लगा। जाह्नवी बस उसे इस तरह से काम करता हुआ देखी जा रही थी। जिस जगह आरव ने अभी उसे थपथपाया था वहाँ अभी भी उसे बहुत गर्माहट महसूस हो रही थी। वो कुछ देर वहाँ यूं ही खड़े रहकर उसे देखती रही और फिर थोड़ी देर बाद वहाँ से चली गई। उसके कैफ़े की छुट्टियाँ पूरे 15 दिन की होने वाली थी। उसने रमेश अंकल को सारे गिफ्ट्स दिए, जिनमें से कुछ उनके और बाकी वहाँ पे काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के थे। थोड़ी बहुत सेलिब्रेशन की बात हुई और फिर वो आरव के साथ वहाँ से चली गई। आज गाड़ी आरव ड्राइव कर रहा था और उसकी ड्राइविंग जाह्नवी से लाख गुना अच्छी थी। उसे देख के पता चल रहा था वो भी फास्ट ड्राइविंग का कितना शौकीन है। जल्दी जल्दी उन रास्तों से चलते चलते वो शहर के बीचों बीच वाले एरिया में पहुंच गए। आरव अभी उसे एक ब्यूटी सैलून लेकर आया था। जाह्नवी को ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि टाइम पास करने वो उसे यहाँ ले आएगा। अंदर जाके आरव ने हेयर ड्रेसर को इंस्ट्रक्शंस देते हुए कहा, इनके बालों को अच्छे से वॉश कर दो, अच्छे से ड्राई कर दो, नीचे से थोड़े थोड़े बाल छोटे कर देना, बट ज़्यादा नहीं, मुझे इनके लंबे बाल पसंद है। और इतना बोलने के बाद वो सोफ़े पे जाके रखी मैगज़ीन को आराम से पढ़ने लगा। जाह्नवी अपने होशो आवाज़ में वापस आती उससे पहले ही हेयर ड्रेसर ने अपना काम करना शुरू कर दिया था। जाह्नवी बस यही सोच रही थी कि आरव उसके बालों को इतना पैम्पर क्यों करवा रहा है। जब तक वो होश में आई तब तक हेयर ड्रेसर उसको काफ़ी बार आवाज़ लगा चुका था। वहाँ के सभी लोग बहुत प्रोफेशनल थे। 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम लग गया उसके बालों को धोने में, उसे छोटा करने में और फिर एक हेड मसाज देने में। इतनी देर में तो जाह्नवी थोड़ी देर के लिए सो भी गई थी। वहीं जब हेयर ड्रेसर उसके बालों को ट्रिम कर रहा था तब जाह्नवी छुप छुप के शीशे से आरव को देख रही थी। उसने देखा आरव के चेहरे पर कोई इम्पेशेंस नहीं था और बड़े आराम और फोकस के साथ वो अपने हाथ में रखे बुक को पढ़ रहा था। उसने बहुत देर कुछ सोचा और फिर उसे आवाज़ लगाई, आरव। आरव ने भी बहुत प्यार से रिस्पॉन्ड किया लेकिन उसकी तरफ देखा नहीं। जब बहुत देर तक आरव ने उसकी आवाज़ वापस नहीं सुनी तो उसने अपने सामने रखे हुए मिरर में देखा। वो कुछ बोलता उससे पहले उसके साइड में रखे फ़ोन से एक नोटिफिकेशन की आवाज़ आई। ये उसका पर्सनल फ़ोन था। अक्सर काम की वजह से उसे बहुत सारे नंबर अपने साथ रखने पड़ते थे। वहीं वीकेंड्स पे वो ज़्यादातर अपना पर्सनल फ़ोन ही रखता था और जाह्नवी भी उसकी इस आदत को जानती थी। उसने अपना फ़ोन देखा तो कॉल आने लगी। ये फ़ोन उसके घर से आया था। आरव, आज वीकेंड है तो तुम्हारी दादी और मैं आज बहुत सारा खाना बनाने वाले हैं। जाह्नवी को लेकर घर आ जाना डिनर के लिए। फ़ोन की दूसरी तरफ प्रताप जी थे, लेकिन आरव को पीछे से उसकी दादी की पटर पटर की आवाज़ें भी आ रही थी जो उन्हें इंस्ट्रक्शंस दे रही थी फ़ोन पे क्या क्या बोलना है। आरव ये सब सुन के बहुत हेल्पलेस फील कर रहा था। उसने अपने चेहरे को अपने हाथों में छुपाया और बहुत सॉफ्टली आंसर किया, हम आज नहीं आ पाएंगे,
शायद किसी और दिन। क्यों नहीं आओगे? आज तो तुम्हारा ऑफिस भी नहीं है, और मैंने जब फ़ोन किया था क्रिस्टल पैलेस में, आधे दिन तक किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया। तुम दोनों हो कहाँ पे? छोड़ो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। मेरी बहू को फ़ोन दो, मैं उसी से बात कर लूँगी। तुम्हें नहीं आना तो तुम मत आओ, वो ही आ जाएगी। और हाँ, अपनी बीवी का नंबर हमें भेजो। ये बातें सुरेखा जी बोल रही थी। प्रताप जी कुछ कहते उससे पहले ही सुरेखा जी ने उनके हाथ से फ़ोन छीन के आरव को सारी बातें बोल दी। जानवी से 2 बार मिलने के बाद सुरेखा जी को वो ठीक वैसे ही पसंद आ गई थी जैसे पहले उसकी माँ माधुरी जी आई थी। और वैसे भी वो अपनी बहू को थोड़ा और अच्छे से जानना चाहती थी, इसलिए दोनों को घर बुला रही थी। वो नहीं भूली थी कैसे उसकी माँ माधुरी जी ने ओबेरॉय परिवार को जानवी का अच्छे से ख्याल रखने के लिए कहा था, क्योंकि जानवी ने कुछ अच्छे फैमिली रिलेशन नहीं देखे थे। ये बात सुरेखा जी और ओबेरॉय परिवार के लोग भी बहुत अच्छे से जानते थे, इसीलिए उन्हें जानवी के लिए बहुत बुरा लगता था। अब तक जानवी भी अपने हेड मसाज से फ्री हो चुकी थी। जब वो आरव के पास चल के आई तो उसने देखा वो चुप होकर किसी से फ़ोन पर उनकी बातें सुन रहा है। क्या हुआ? किसका फ़ोन है? तो आरव ने सीधा उसे फ़ोन ही थमा दिया। जानवी थोड़ा सा हिल गई कि आरव ये क्या कर रहा है। उसने फ़ोन कान पे लगाया तो सुरेखा जी की बातें अभी भी नॉन स्टॉप चालू ही थी। आरव, मैं तुझे कह रही हूँ, टाइम हो गया, अब तुम दोनों को एक बच्चा कर लेना चाहिए। तू 31 का हो गया है और जानवी भी तो 27 की होने वाली है ना। अभी से कोशिश करोगे तभी तो होगा, और कुछ महीनों में तुम दोनों की शादी होने वाली है। अभी से ट्राई करोगे तो तब तक प्रेगनेंसी दिखनी शुरू भी नहीं होगी। डोंट वरी, मुझे पता है तुम लोगों को क्या चिंता रहती है। तुझे बस अपनी बीवी की फ़िक्र करनी है। 2 और 3 साल में तुम दोनों एक और दूसरा बच्चा कर लेना। उसके बाद औरतों को ज़्यादा एज में बच्चा करने में दिक्कत भी तो होती है, इसलिए मेरी बात मानो और जल्दी प्लानिंग कर लो। ये सुनकर जानवी का चेहरा अचानक से शर्म से लाल हो गया और वो अपने मुंह से एक आवाज़ तक नहीं निकाल पा रही थी। उसने जल्दी से आरव के हाथों में फ़ोन वापस थमा दिया। ये फ़ोन अभी उसके लिए किसी जलते हुए अंगारों से कम नहीं था। इन सब पे आरव ने बस इतना ही कहा, दादी, आप चाहते हो आपकी विश पूरी हो तो प्लीज़ थोड़ा सा इस बारे में बात करना कम करो। आज के लिए बस इतना ही, और हम आज नहीं आ पाएंगे। छुट्टियां पड़ने दो, फिर छुट्टियों में हम वापस आएंगे। इसके बाद आरव ने फ़ोन रख दिया। जानवी पहले से अब थोड़ा शांत तो हो गई थी, लेकिन उसका चेहरा अभी भी बहुत ब्लश कर रहा था। उसने ऑकवर्ड होते हुए आरव की तरफ देखा जो सोफ़े से उठ रहा था। दादी, एक्चुअली मैं ऐसी नहीं है, पर तुम्हें देख के थोड़ी ज़्यादा खुश रहती हैं। धीरे धीरे तुम्हें भी आदत हो जाएगी, और अगर तुम्हें ये सब बातें सुनना पसंद नहीं है तो दादी से मैं बात कर लूँगा, डोंट वरी। जानवी ने एक स्माइल के साथ जवाब दिया, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि ये तो अच्छा है कि दादी ऐसी हैं। इससे घर कितना खुशहाल लगता है ना। और वो थोड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो मन में आया सीधा बोल देती हैं। इनफैक्ट इतनी केयर भी तो करती है ना हमारी, तो हमें भी उनकी केयर करनी चाहिए। जब जानवी सुरेखा जी के बारे में बोल रही थी तब उसे भी अपने नानू महेंद्र जी की याद आ गई। अच्छा, तो तुम अपने पति को ग्रेटफुल होना सिखा रही हो? आरव ने देखा कि वो कितनी सीरियस होके बोल रही है तो उसने हंसते हुए अपना सवाल पूछ ही लिया। जानवी ने भी बहुत सीरियस होकर अपना सर हाँ में हिलाया और थोड़ा प्रिटेंड करते हुए बोली, ऑफ कोर्स, हर इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो अपने बड़ों के लिए ग्रेटफुल रहे। आरव ओबेरॉय, हमेशा मेरी एक कही हुई सीख याद रखिएगा। क्या बात है, आज तो तुम में दिमाग आ गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बाल कटवाने का नतीजा है? आरव ओबेरॉय, मैं आपको अपने बारे में यूँ घुमा घुमा के बातें करने नहीं दूँगी। मैंने क्या कहा तुम्हारे बारे में, बताओ? आपने कहा मैं। तो कैसा लगा आज का एपिसोड? थोड़ा छोटा था बट हंसी मजाक खट्टा मीठा था। तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टाटा बाय बाय।